नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। स्ट्रेस फ्री होकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी बाधा के शुरू करते हैं पहली जानकारी। भारत में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए कानूनी संरचना प्रदान करते हैं। वे इन केंद्रों के में कामकाज के लिए न्यूनतम मानकों को परिभाषित करते हैं। केवल स्नातक और न्यूनतम योग्यता रखने वाले ही पढ़ाने के पात्र हैं। एक नंबर 2, कोचिंग सेंटरों को छात्रों को लुभाने के लिए रैंक या अंकों के झूठे वादे करने से प्रतिबंधित किया गया है। ये दूसरा। तथा तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण जो माना जा रहा है, 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकता है। कोचिंग सेंटरों में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं किया जाएगा और प्रवेश केवल माध्यमिक विद्यालय के बाद ही परीक्षाओं के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल के विझिंगम एक जगह है जहाँ पर एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। इसके पहल का उद्देश्य है मछली भंडार को बढ़ाकर और स्थानीय मछली पकड़ने और समुदाय की आर्थिक भलाई में योगदान करके मछुआरों की आय को दोगुना करना। हालांकि यह भी एक ही स्थान पर किया गया है। एक आप कह सकते हैं एक टेस्ट है ये, है ना। सफल होता है तो जाहिर तौर पर इसे और भी जगह किया जाएगा। ये एक डिज़ाइन है जिससे पारंपरिक मछुआरों की आजीविका में सुधार होगा, ऐसा बताया जा रहा है। उतना ज़्यादा आवश्यक प्रश्न नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है मेरे अनुसार। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक में शामिल कर लिया है। देखिए, शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की। यहाँ पर आपको जो है आधिकारिक भाषा या 8वें शेड्यूल की भाषा, है ना, 8वीं अनुसूची की भाषाएं या फिर अन्य कोई भाषा नहीं। यहाँ पर शास्त्रीय भाषा की बात हो रही है, उसमें अब फारसी को भी शामिल किया है। यह घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान की, जिसमें ईरान और भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई संबंधों पर प्रकाश डाला गया। फारसी, जिसे फारसी मतलब फारसी कहा जाता है, एक इंडो ईरानी भाषा है और अब इसको शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। ईरान के कल्चर से काफ़ी संबंधित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है, एक त्योहार है कहना चाहिए, एक महोत्सव है, उत्सव है, मोह जूझ, है ना। मोहजूद जो है ये जनवरी 2024 के मध्य में माघ बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। इसका पुनरुद्धार असम में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सुधार का प्रतीक है। असम में लगभग प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है, परंतु धीरे धीरे अन्य संस्कृतियों के साथ में ये भी लुप्त होती जा रही थी, परंतु इसका पुनरुद्धार किया गया है। हाल ही में असम शासन के द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं, है ना। कुछ निर्णय इसके लिए भी लिए गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप देखें अनवरत कई अलग अलग राज्य सरकारें निर्णय ले रही हैं उनकी संस्कृति को दोबारा जागृत करने के लिए। छत्तीसगढ़ भी एक अच्छा उदाहरण रहेगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन बूंदाबांदी के बीच किया। देखिए, कभी भी अगर पुस्तक मेले की बात आती है तो कोलकाता पुस्तक मेले का नाम हमेशा आता ही है। कई पुस्तक मेले हैं, विभिन्न अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं, परंतु कोलकाता का पुस्तक मेला काफ़ी ज़्यादा जो है इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। 47वां है ये, ठीक है, जिसमें कई स्टॉल मालिकों ने आखिरी मिनट की तैयारियों में चुनौतियां खड़ी हो गई। यहाँ पर बूंदाबांदी की बात हो रही है, अलग अलग मौसम देखने को मिले, है ना। यूनाइटेड किंगडम यूके इस वर्ष के पुस्तक मेले की थीम देश के रूप में सुर्खियों में है। ठीक है, हर बार अलग अलग थीम्स होती है, अलग अलग देशों पर आधारित, जो 31 जनवरी तक चलने वाला है। अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए
तैयार है। आज विजयवाड़ा में एक भव्य समारोह में भारतीय संविधान के सम्मानित वास्तुकार अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया और विशाल संरचना जिसका नाम स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भी रखा गया है, ये 206 फीट ऊंची एक प्रभावशाली प्रतिमा है जो इसे विश्व स्तर पर 50 सबसे ऊंची मूर्तियों में शामिल करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी शीर्ष स्थान पर है, ऐसा ये तो हम सभी को पता है ना। बाकी ज़रूर अब ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भीमराव अंबेडकर आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके बारे में भी ज़रूर ही आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं अपन ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।